मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमने कल हेलोजिनेशन स्टार्ट किया था, है ना। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अपना चल रहा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में चल रहा था। तो मैंने आपको यहां तक बता दिया था कि ये कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और आपके जो क्वेश्चन थे वो करवाए। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे थे बताए थे मैंने आपको हेलोजिनेशन पे। आपके हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में इस पे क्वेश्चन दिए हुए थे आप लोगों ने। बोलो, क्वेश्चन देखे थे क्या? चलो बच्चों, अब एक चीज सुनो। देखो, एक कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट होता है बच्चों सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूं। सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। एक बात बताओ बच्चों, अगर आप बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो तो आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी? अगर आप बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो तो आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, आपकी रिएक्टिविटी कम होगी। आप इसका समझो, आप इसका समझो बच्चों। देखो सुनो, आप रिएक्टिविटी का मतलब क्या समझते हो? रिएक्टिविटी का मतलब हो गया कि जो फटाफट रिएक्शन करे, जो फटाफट रिएक्शन करे, है ना। चुटकियों में काम खत्म कर दे। बात समझ में आई? चुटकियों में काम खत्म हो जाए। अब कभी आपने भिंडी देखी है? भिंडी बच्चों, भिंडी खरीदनी हो, मान लो आपको मार्केट से, और 1 किलो भिंडी लेनी है, ठीक है। अब 1 किलो भिंडी लेने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो आपने सीधा सीधा बोला कि भैया 1 किलो भिंडी पैक कर दे, तो उसने फटाफट डाला और पैक कर दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सुनिए। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मान लीजिए आपको भिंडी एकदम अच्छी लेनी है, उसमें कोई भी भिंडी बेकार नहीं होनी चाहिए, तो आपको एक एक भिंडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना। बोलो बच्चों, आपको एक एक भिंडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आपके काम की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? आपके काम करने की स्पीड कम होगी ना, क्योंकि आप ज्यादा सेलेक्टिव हो। आप अगर ज्यादा सेलेक्टिव हो तो आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी ना। होगी बच्चों? बोलो, समझ में आया? अरे बच्चों, बात समझ आ गई? अच्छा। एक आपने लेडीज और जेंट्स के आपने शॉपिंग का पैटर्न देखा होगा बच्चों, है ना। देखा होगा ना। तो जेंट्स की तो भैया शॉपिंग करने की जो आदत होती है वो आपको पता है, एक दिन में सारी के खत्म कर देता है, वो काम कर देता है ना। कई तो ऐसे हैं कि वो 10 मिनट में खरीद लेते हैं। और भाई साहब, लेडीज की अगर आप शॉपिंग देखो ना तो हालत खराब है साहब, है ना। एक साड़ी खरीदने में बेचारे दुकानदार की ऐसी बैंड बजाती है, 200 साड़ी तो बिखेर देगी, फिर बोलेगी पसंद ही नहीं आई। बताओ, मैं अगर उसकी जगह होना तो इतना गुस्सा, है ना। होता है ना बच्चों? बोलो। अभी घर पे नहीं है, अभी मैम घर पे नहीं है, घबराओ मत, ठीक है ना। तो जेंट्स तो भैया फटाफट, जेंट्स रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, सेलेक्टिव कम होते हैं। और लास्ट ईयर एक ऐसा डायग्राम बनाया था, जैसे मान लो ये एक शॉपिंग मॉल है ना। जेंट्स यहाँ से गुजरा, यहाँ गया और वापिस ऐसे आ गया, ऐसे होता है, ऐसे होता है बच्चों। अब देखो, यही अगर लेडीज है, ठीक है ना, तो लेडीज भैया यहाँ से घुसी, इधर गई, इधर गई, इधर इधर, कुछ पता ही नहीं चल रहा यार, लफड़ा है क्या ये, है ना। कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही होता है क्या? होता है ना भैया? हाँ, सही है ना। तो मुझे बताओ, लेडीज जो है ना वो सेलेक्टिव ज्यादा होती है, और जेंट्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। आगे बात सुन, बोलो। तो अब मुझे बताओ, कौन सा हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है? कौन सा हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है? फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये सेलेक्टिव क्या होगा? इसकी सेलेक्टिविटी क्या होगी? कम होगी ना। मतलब इसको जो मिला उसको फटाफट ये उड़ाता चलेगा, फटाफट ये उड़ाता चलेगा, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, जो लेस रिएक्टिव है इसका मतलब वो सेलेक्टिव ज्यादा है ना, सेलेक्टिव ज्यादा है ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए आप किसी मैरिज पार्टी में गए, वहां पे बहुत सारे मतलब आइटम बने हुए, है ना। अब कई बंदे तो ऐसे होते हैं कि जहां से एंट्री मारी ना, वहीं से वो क्या करना है, खाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं फटाफट, जो मिला खाते जा रहे। कई बंदे क्या होते हैं, पहले पूरा घूमेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये चीजें हैं,
ठीक है, फिर सोचेंगे यार ये तो हमने खा रखी है, ये रहने देते हैं, ठीक, ये कभी खाई नहीं, इसको खाते हैं, तो पहले वो सिलेक्ट करते हैं ना, अरे बोलो बच्चों, वो सिलेक्ट करते हैं ना, सिलेक्ट करके खाते हैं, होता है ना। तो ऐसा पैटर्न आपने देखा होगा बच्चों। अब देखो बच्चों, तो ये समझ में आ गया बच्चों, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती है, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती है। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए है ना, हर हाइड्रोजन के लिए सेलेक्टिविटी फैक्टर निकालूं, ये बच्चों प्रैक्टिकली निकाला हुआ है, तो फ्लोरीनेशन के केस में सबके लिए जो सिलेक्टिविटी फैक्टर है ना वो बराबर है 1 1 1। इसका मतलब फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है या ज्यादा सेलेक्टिव है, बोलो बच्चों, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, सेलेक्टिव कम है ना। अब देखो बच्चों, अगर बात ब्रोमिनेशन की करें, तो बच्चों ब्रोमिनेशन में देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जो सिलेक्टिविटी फैक्टर वो 1 ही है, 2 डिग्री के लिए 82 है, एंड 3 डिग्री के लिए देखो भाई साहब 1600 है ना। जैसे मान लो मेरी इस पार्टी में अगर गोलगप्पे बने हुए हैं, तो गोलगप्पे जो है आपको पता होगा, लेडीज की सबसे बड़ी सिलेक्टिविटी क्या होती है, गोलगप्पे ही होते हैं। गोलगप्पे की जो स्टॉल लगी हुई है ना, उस पे हमेशा 90% आपको लेडीज मिलेगी, मुश्किल से 10% जेंट्स मिलेंगे, जो बहुत ही है ना क्या हो, मतलब वो सहन कर सके वो ही मिलते हैं, है ना। बाकी बाकी तो जेंट्स वहां पे टिक ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ब्रोमिनेशन क्या है बच्चों, ब्रोमिनेशन ज्यादा सेलेक्टिव है। क्लोरीनेशन में क्या है बच्चों, वो सिलेक्टिव भी है और वो रिएक्टिव है, मतलब छाक है ना, सिलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो जो ये रिजल्ट हमने निकाले हैं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली निकाले हुए हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसका यूज क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, ये मेरे पास प्रोपेन है, तो प्रोपेन में बच्चों ये कार्बन और ये कार्बन तो एक ही जैसा है क्या, ये कार्बन तो एक ही जैसा है, और ये बीच वाला कार्बन अलग है क्या बच्चों, है। तो अगर मान लो मैं स्टार वाले कार्बन से एच हटा के प्रोडक्ट बनाऊं बच्चों, तो ये बनेगा क्या, और अगर मैं हैश वाले से हटाऊं, तो हैश वाले से हटाएंगे तो ये मिलेगा बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, स्टार वाला जो कार्बन है वो कौन सा डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी हाइड्रोजन 1 डिग्री होते हैं, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है बताओ बच्चों, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 है ना, CH3 तो मैं इसका लिख सकता हूँ बच्चों, इसका फैक्टर लिख सकता हूँ 6 × 1। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला कि टोटल हाइड्रोजन 6 है, और हर प्राइमरी हाइड्रोजन का सिलेक्टिविटी फैक्टर 1 है, समझ में आ गया। अब इधर आओ बच्चों, बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, 2 ही है ना, इंटू 3.8, यानी कितना आ गया, ये 7.6 आ गया, ये इतना समझ में आ गया। तो बोलो बच्चों, ये टोटल कितना हो गया, 13.6 हो गया बच्चों। अब देखो, अगर मैं इस प्रोडक्ट को बोल देता हूं, एक को ए बोल देते हैं, एक को बी बोल देते हैं, देखो बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया परसेंटेज ऑफ ए बताना आपको, ठीक है, ए का परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो बच्चों, ए के बनने की प्रोबेबिलिटी 6, और टोटल हो गया 6 + 7.6 इंटू, ऐसे करेंगे क्या बच्चों, बोलो। अब देखो, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, निकाल सकता हूं कैसे, 7.6 डिवाइडेड बाई 6 + 7.6 इंटू 100 हो गया। तो इनके परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा क्या, डिफरेंस आएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आएगा ना, है ना बच्चों, डिफरेंस आएगा लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। तो ब्रोमिनेशन के केस में भी वही, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये इस तरह से, ठीक है। देखो,
और फिर ये वाला। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, बच्चों। अब देखो बेटा, ब्रोमीन के केस में वही 6×1, यहाँ तो चलो 6 है, लेकिन इस बार 2 डिग्री के लिए इसका फैक्टर क्या है बच्चों, बताओ। 2 डिग्री के लिए इसका फैक्टर क्या है, 82 है बच्चों। देखो 2×82 है ना बच्चों। ये तो भैया बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर जैसे मैं इसको बोल देता हूं कि ये मान लीजिए अगेन x है और ये y है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ परसेंटेज ऑफ x क्या आ गया, 6/6 प्लस 164/100 है ना। और अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज ऑफ y क्या होगा, 164 6 प्लस 164/100। इस बार बताओ कि जो ये डिफरेंस है वो बहुत ही कम है या बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही कम है या बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब इसने जो एक प्रोडक्ट बनाया ना उसको सेलेक्ट करके बनाया, मतलब ये ज्यादा सेलेक्टिव है ना, ये ज्यादा सेलेक्टिव है कि नहीं है बच्चों। मतलब इसने एक ही चीज को फोकस किया, इसने एक ही चीज को फोकस किया ना। बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो। अब देखो, जैसे ये अगला है मेरे पास, है ना। इसमें देखो बच्चों, इसमें ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये। तो बताओ, अगर अपन स्टार वाले कार्बन के अकॉर्डिंग चले तो देखो बच्चों, ये प्रोडक्ट बनेगा क्या। और अगर अपन हैश वाले कार्बन के अकॉर्डिंग चले तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब बताओ बच्चों, स्टार वाला कार्बन है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ कितने, 1 डिग्री हाइड्रोजन किन के बताओ, 9 है। तो क्या मैं 9×1 लिख दूं। और 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला एक ही है, लेकिन आपको पता होगा 3 डिग्री का सेलेक्टिविटी फैक्टर कितना था, ये था बच्चों, है ना। मेरे हिसाब से भैया मामला ही खत्म, है ना। 3 डिग्री में तो मामला ही खत्म हो गया, बोलो बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, मैं अगर यहाँ पे कह सकता हूं कि भैया परसेंटेज ऑफ पी 9 प्लस 1600/100। फिर देखो परसेंटेज ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, देखो 1600 प्लस 9×100। बताओ कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे डोमिनेट करेगा, बोलो बच्चों। क्यू वाला डोमिनेट करेगा ना, करेगा ना। और डोमिनेट क्या करेगा, मतलब इतना ज्यादा डोमिनेट करेगा कि दूसरा तो एकदम माइनर हो गया कि नहीं हो गया। यानी क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ब्रोमिनेशन के केस में हमेशा प्रोडक्ट वहां से बना दो जहां से स्टेबल रेडिकल बन जाए, क्या ये बात सही है। ब्रोमिनेशन के केस में हमेशा वहां से प्रोडक्ट बना दो जहां से स्टेबल रेडिकल बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, बोलो, आ गई। तो बच्चों बताओ, इसमें प्रोडक्ट मैं कहां से बनाऊं, इसमें प्रोडक्ट मैं कहां से बनाऊं, किस कार्बन से बनाऊं, CH3 से, CH से, CH2 से, किससे बनाऊं, बोलो बच्चों। CH से बनाई, CH से क्यों बनाए बच्चों, क्योंकि ये कार्बन कौन सा डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है। आपको बेंजाइलिक रेडिकल मिलेगा, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ना बच्चों, होगा बच्चों। तो देखो इस कंडीशन में ये प्रोडक्ट बना। हो गया, आई बात समझ में। चलिए बच्चों, अब देखो बच्चों, फ्लोरीनेशन के केस में तो क्या है बच्चों, हमने क्या बोला 1 1 1 है। अब मुझे बताओ फ्लोरीनेशन के केस में कौन सा प्रोडक्ट बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, 1 डिग्री की या 3 डिग्री की। आपको एक बात बताओगी बच्चों, किसी भी कंपाउंड में जनरली 1 डिग्री हाइड्रोजन के होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ना।
फ्लोरिनेशन के केस में अगर मैं बोलूं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं ना। अब देखो बच्चों, आपने जैसे अभी देखा था थोड़ी देर पहले, इसमें देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन जो हमने ये वाला ले रखा है, इसमें देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है। देखो आप, है कि नहीं है, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है ना। तो फ्लोरिनेशन के केस में तो आपको क्या चेक करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट मेजर बना दो जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो अब मुझे बताओ, अगर इसी एग्जाम्पल में जो मैंने अभी टिक किया था, अगर ये फ्लोरिनेशन की बात करता तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा डोमिनेट करता पी और क्यू में से, बताओ। पी करता ना, क्योंकि 9 × 1 और वो कितना होता 1 × 1। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, बोलो, आ गया। तो देखो बच्चों, हम क्या बोलेंगे कि फॉर फ्लोरिनेशन गो फॉर मोर हाइड्रोजन। क्या ये बात सही है, क्योंकि सबका फैक्टर 1 1 है ना। सेलेक्टिविटी फैक्टर देखो बच्चों 1 1 है, तो सेलेक्टिविटी फैक्टर से तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, फिर नंबर से फर्क पड़ा ना, सीधा सीधा, है ना बच्चों। फिर देखो ब्रोमिनेशन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ, हमें क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों। ब्रोमिनेशन के केस में क्या चेक करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। 3 डिग्री हाइड्रोजन चेक करना है। तो देखो मैं कह सकता हूं कि ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव, है ना। ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव हो गया। सो इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, while fluorination depends upon number of hydrogen atoms। ये बात समझ आएगी। अब बच्चों बताओ, ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ बच्चों। CH3 क्लोरीन एक्सिस में लिया, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताओ इसमें, हेलोजिनेशन करना है हमें इसका, है ना। तो इसमें ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं, बताइए बच्चों। बताओ भाई, बोलो बच्चों, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, बना के दिखाओ। कटारिया जी बताओ। कटारिया जी सुन रहे हैं आप। संची कटारिया, हाँ भैया देखो, इसके टोटल प्रोडक्ट बनेंगे 9। 9 कैसे बनेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ढंग से। देखो बच्चों, कैसे, क्या कर सकते हैं अपन, CH3 CH2 Cl, ऐसा कर सकता हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया कि एक कार्बन पे तो कोई हेलोजन नहीं है, दूसरे कार्बन पर मैंने एक हेलोजन लगा दिया, 0 1 बोला मैंने इसको। अगला देखो बच्चों, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस पे मैंने 2 हेलोजन लगा दिए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों 0 2। फिर देखो बच्चों, क्या मैं इस पर ये लगा सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 0 3। समझ आया। एक कार्बन पर मैंने कोई हेलोजन नहीं लगाया और दूसरे कार्बन पर मैं सक्सेसिव फॉर्म में जोड़ता गया। अब देखो बच्चों क्या किया, ये Cl, ये CH2, ये CH2, ये Cl, मैंने इनको बोल दिया 1 1, बोल दिया। बोलो बच्चों, तो ये 1 1 हो गया। फिर देखो बच्चों, क्या मैं कर सकता हूं बच्चों 1 2, है ना। फिर मैं क्या ये कर सकता हूं क्या, 1 3, बोलो बच्चों।
हो सकता है। फिर देखो बच्चों क्या CHCl Cl, ठीक है, ये कर दिया बच्चों मैंने। इस बार मैंने क्या कर दिया, 2 2 कर दिया, है ना। फिर देखो क्या कर सकता हूं, मैंने कर दिया 2 3 कर दिया बच्चों। फिर लास्ट क्या हो सकता है, देखो Cl, ये हो सकता है, क्या हो सकता है, P3 हो गया। अब काउंट करके बताओ कि ये टोटल कितने हो गए, 9 हो गए ना, हो गए बच्चों। जनरली क्या होता है, आप में से 90% बच्चे क्या करते हैं, वो टोटल हाइड्रोजन काउंट करते हैं और प्रोडक्ट बता देते हैं, है ना। जैसे अगर मैं पूछूं भैया मीथेन में 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल कितने, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है 4 हाइड्रोजन है, एंगल भी 4 होगा, वो एंगल 4 ठोक देते। अरे ऐसे मत करो, समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। चलो अब देखो बच्चों सुनो, आप हेलोजिनेशन कर रहे हो बच्चों, ठीक है, और हेलोजिनेशन में मान लीजिए अगर वहां पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन आ गई तो क्या पंगा होगा, सुनिए। ऑक्सीजन आपको पता है क्या कि पैरामैग्नेटिक होती है, ये जानते हो क्या। ऑक्सीजन एमओटी के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक होती है, जानते हो बच्चों। होगा क्या, ये क्या करता है बच्चों, ये इसके पास इस तरह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, होते हैं, हर ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो वहां पर है ना, जैसे सपोज मान लीजिए क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो ये क्या करेगी बच्चों, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल को कैप्चर कर लेगा, कर लिया। इसने क्या कर लिया बच्चों, इसने एल्किल फ्री रेडिकल को भी क्या कर लिया, इसने कैप्चर कर लिया। अब मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन ने एल्किल फ्री रेडिकल को भी किया, इसने क्लोरीन फ्री रेडिकल को भी कैप्चर कर लिया, तो प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन क्या हो जाएगा आपका, प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन फास्ट या स्लो, स्लो हो गया ना। अरे बोलो बच्चों, क्योंकि साइड रिएक्शन होने लग गई ना, अरे बोलो बच्चों, साइड रिएक्शन होने लग गई ना। आप सोचिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, आपका अगर ध्यान डाइवर्ट हो रहा है तो आपकी स्टडी में लॉस होता है ना। बोलो बच्चों, चलिए अब देखो बेटा, इसमें हमें निकालना है, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये चेक करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें ये 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं बच्चों, देखो एक तो ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, बन सकता है क्या, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं कहता हूं ये P है, ये Q है, तो P के बनने के लिए कितनी हाइड्रोजन है, P के बनने के लिए कितनी हाइड्रोजन है, 9 है ना, तो 9 इंटू 1 कर दूं। और Q के बनने के लिए कितनी हाइड्रोजन है, 1 है, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों, क्या था फैक्टर 3 डिग्री के लिए क्लोरीन का, याद है क्या, देखो बच्चों 5 था, ये देखो था 5, ये लो बच्चों, हमने क्या कर दिया इसमें, हमने लिखा 5, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, ये 9 है, ये 5 है ना। बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा इसमें, 9 वाला या 5 वाला, दिख ही रहा है 9 वाला बनेगा ना। अगर आप निकालना चाहो परसेंटेज ऑफ पी, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 इंटू 100 एंड परसेंटेज ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, 5 9 प्लस 5 इंटू 100, आ गया बच्चों, कर लेंगे, बोलो बच्चों। चलो अब आओ बच्चों, बात करते हैं नाइट्रेशन ऑफ एल्केन की, है ना। ये नाइट्रेशन क्या होता है समझाता हूं। नाइट्रेशन वर्ड आपने पढ़ा भी था ना, नाइट्रेशन हमने एरोमेटिक कंपाउंड का किया था ना बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड का किया था, कौन सा ग्रुप अटैच करते थे, कौन सा ग्रुप NO2। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं बच्चों,
एल्केन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर HNO3 के साथ करवा रहे हैं। किसकी करवा रहे हैं? एल्केन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर किसके साथ? है ना, HNO3 के साथ। तो देखो बच्चों क्या होता है, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बच्चों। निकलने के बाद देखो बच्चों ये मिल गया हमें R, आपको NO2 एंड H2। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्केन का हाइड्रोजन क्या नाइट्रो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो गया? क्या एल्केन का हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो गया? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि when hydrogen of alkane is replaced by nitro group then it is known as nitration। क्या इतना समझ में आया? when hydrogen of alkane is replaced by NO2 group then it is known as nitration। आ गया? अब बच्चों एक चीज देख के बताओ, एरो पे टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ये टेम्परेचर बच्चों बहुत हाई है ना, ये टेम्परेचर बहुत हाई है। बहुत हाई टेम्परेचर पर कौन सी मैकेनिज्म होती है? बहुत हाई टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ना, हीट की कंडीशन में फ्री रेडिकल बनेंगे। जो कैसी मैकेनिज्म में क्या करेंगे, ये HNO3 है, यहां से देखो बेटा इसका ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद हमें ये मिल गया बोलो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ये इस तरह से टूट गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो क्या होगा, यहां से जो ये OH फ्री रेडिकल मिला वो यहां से इस H को छीन के ले जाएगा, ये मिल गया R फ्री रेडिकल मिल गया। ये जो R फ्री रेडिकल बना वो NO2 के साथ कंबाइंड हो गया बच्चों, कंबाइंड होकर इसने क्या बना दिया R NO2। आ गया बच्चों? अरे समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, तो ये समझ में आया कि बच्चों इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल क्यों हुई? बोलो कि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल क्यों हुई? हीट के कारण हुई पक्का? अब देखो बेटा इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि HNO3 जो है ना वो वेपर फेज में आ जाता है। कौन सी फेज में आ जाता है? वेपर फेज में। तो इसलिए हम इसको वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? वेपर फेज नाइट्रेशन। समझ में आया? बोलो बच्चों आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अब सपोज जैसे मुझे इसके साथ रिएक्शन करवानी, ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? इसमें ना बच्चों दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए एक तो ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट भी बन सकता है बच्चों, और वाटर तो बनता ही बनता है। ये कहां से बन गया बच्चों? CH3NO2। बोलो बच्चों ये CH3 प्रोडक्ट कहां से बन गया? बोलो आपको बात समझ में आ रही है? आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ये रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हो रही है ना। तो हाई टेम्परेचर पर होने के कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है ना। अरे बोलो बच्चों समझ में आया? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं CH3 CH2 CH3 की, है ना, ये समझ में आ गया? ये अगर इस तरह से ब्रेक हो गया तो ये मिल गया आपको, है ना, और ये तो हो गया बाई कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, और एक आपको ये मिल गया, है ना, एक आपको मान लीजिए ये मिल गया, तो ये बाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। चलिए अब अगले में देखो बच्चों क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। देखिए सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये प्रोडक्ट समझ आएगा बच्चों? ये प्रोडक्ट समझ में आई क्या? अब देखो बेटा क्या इसमें ये प्रोडक्ट भी बन सकता है क्या? CH3NO2 और CH3CH2NO2। बोलो बच्चों ये देखो कैसे बने। देखिए अगर मैं एक तो ये बनाता हूं CH2CH2CH3, एक तो मैंने ये बनाया, ठीक है, एक मैंने ये बनाया,
बताओ ये फ्री रेडिकल कौन से बॉन्ड के ब्रेक होने से बने? बताओ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। अच्छा अब देखो, क्या मैं ये फ्री रेडिकल भी बना सकता हूं क्या? CH3 फ्री रेडिकल एंड CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये कौन से बॉन्ड के ब्रेक होने से बने? कार्बन कार्बन, है ना। तो ये तो बने बच्चों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से, और ये कार्बन कार्बन। अब पढ़ो बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है, when hydrogen of alkane is replaced by NO2 group then it is known as nitration. Alkanes are very stable. बोलो बच्चों, एल्केन बहुत ज्यादा स्टेबल होती है ना, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड होता ही नहीं है, पूरी तरह से सैचुरेटेड है। तो इट विल नॉट रिएक्ट विद HNO3 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये भैया नॉर्मल टेम्परेचर पर तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। इट रिएक्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज वेपर फेज नाइट्रेशन, ठीक है। Due to very high temperature, all possible products are formed because of cleavage of carbon-carbon and carbon-hydrogen bond. समझ में आ गया? एग्जाम्पल में ये बातें आपको समझ में आ गई? चलो अब आ जाओ, अब बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम कौन सा ग्रुप जोड़ते थे, थोड़ा सा याद करके बताओ। SO3H जोड़ते थे बच्चों एक तरह से, है ना। फाइनल SO3H बन जाता था। तो देखो बेटा, यहां से हमने ये निकाल दिया, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। निकालने के बाद देखो बच्चों, हमें ये मिल गया, मिल गया। अब देखो बच्चों, अगेन ये रिएक्शन भी क्या होगी, हाई टेम्परेचर पर ही होगी ना। एल्केन की अगर आपको कोई भी रिएक्शन करवानी है तो या तो हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा या सनलाइट यूज लेनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों, इसकी जो मैकेनिज्म है बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या करेंगे देखो बच्चों, HOSO3H क्या होगा बच्चों, इसका हुआ होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हो गया बच्चों, HOSO3H रेडिकल मिल गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये RH है, ये OH है, ये क्या करेगा बच्चों, यहां से इस H को हटा देगा, H2O, और ये मिल गया R फ्री रेडिकल। और ये जो R फ्री रेडिकल है वो SO3H फ्री रेडिकल को मिल हेलो, हाँ जी बच्चों समझ में आ गया? ये पता है क्या, ये रिएक्शंस कहाँ दी हुई है, ये रिएक्शन कहाँ दी हुई है बच्चों, पता है क्या? सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन जो मैंने अभी पढ़ाई है, याद है क्या आपको? ये बच्चों क्लास 11th की एनसीईआरटी में दी हुई है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में दी हुई है ये, ठीक है ना, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब आओ बच्चों बात करते हैं क्लोरोसल्फोनेशन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्लोरोसल्फोनेशन। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों रीड रिएक्शन, है ना। तो क्लोरोसल्फोनेशन में अपन क्या करते हैं कि हम एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ? हम रिएक्ट करवाते हैं बच्चों क्लोरीन और SO2 के साथ, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। तो बच्चों यहां जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो ये बनता है, देखो बच्चों RSO2Cl, ये मिलता है बच्चों। अब ये बनता है कैसे, वो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं बच्चों एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड, और इसका यूज होता है एज ए डिटर्जेंट। अब देखो बच्चों, आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी है, इसमें ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि भैया डिटर्जेंट कौन होता है, डिटर्जेंट क्या है, एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेंगे क्या, अरे एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखो मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ कि ये बना कैसे। देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया बच्चों, मिल गया। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास
ये एल्केन है बच्चों। यहां से क्या होगा, ये Cl फ्री रेडिकल इसको निकाल देगा, R फ्री रेडिकल और HCl हो गया। तो अब मुझे बताओ बच्चों, मेरे पास देखो क्या क्या बचा पड़ा है, एक तो एल्किल फ्री रेडिकल बचा पड़ा है और एक Cl फ्री रेडिकल बचा पड़ा है। पड़ा है क्या? पड़ा है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये SO2 है, क्या SO2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन और पड़े क्या? SO2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े क्या बच्चों? सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी बॉन्ड कितने बना रखे इसने? 4 ही बना रखे, 4 बना रखे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं ना। ये 2 डॉट समझ में आ गए मैंने क्यों दिखाए? ये 2 डॉट समझ में आ गए। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये इसके साथ कंबाइंड कर जाएगा, ये इसके साथ कंबाइंड कर गया, कंबाइंड करके ये प्रोडक्ट बना दिया। बन गया क्या? ये बन गया। ठीक है, तो बच्चों रिएक्शन तो काम की नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि रीड रिएक्शन किस में काम आती है? एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। बस इतना से ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब आओ बच्चों अपन बात करते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या आप लोग एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन जानते हैं क्या? बोलो बच्चों, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन जानते हैं? किसी जमाने में ये चीजें मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। देखो सबसे पहले एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कब हो सकता है? ये देखिए बच्चों, इसकी क्या क्या कंडीशन है? हाई टेम्परेचर पे हो सकता है, सनलाइट की वजह से हो सकता है, और यूज ऑफ NBS और NCS। ये क्या मतलब है? ये NBS क्या होता है? देखो इसको बोलते हैं बच्चों एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो बोलो बच्चों, बी के लिए ब्रोमो है तो सी के लिए फिर क्या हो जाएगा? बी के लिए ब्रोमो है तो सी के लिए क्लोरो हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या एलाइलिक कार्बन आपने पढ़ा है? क्या एलाइलिक कार्बन आपने पढ़ा है? देखो बच्चों सुनो, होता है क्या है कि जैसे सपोज मेरे पास ये इस तरह का एक कार्बन है, ठीक है, ये अगर ध्यान दें तो ये बच्चों sp3 कार्बन है। ये sp3 कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। बोलो बच्चों, तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जो अटैच्ड कार्बन होता है उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मान लीजिए मैं इस H का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करके हटा दूं इसको, मान लो, तो बच्चों ये जो फ्री रेडिकल बना, क्या वो स्टेबल है? क्या ये फ्री रेडिकल स्टेबल है बच्चों? आराम से समझ में आया? अब देखो बच्चों, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये स्टेबल है स्टेबल फ्री रेडिकल। अब देखो बच्चों, बेंजाइलिक किसको बोलते हैं? अगर बेंजीन रिंग से कोई भी sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, जैसे देखो बच्चों ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है, इस बेंजीन रिंग से ये मैंने जोड़ दिया, इस H को मैंने हटाया, मान लीजिए हटा दिया, हटाने के बाद मुझे ये मिल गया। क्या ये भी स्टेबल होगा क्या? बोलो बच्चों, ये बेंजाइलिक है ना, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है बच्चों। अब एक चीज बताओ, अगर इनको फ्री रेडिकल बनाने की कंडीशन मिल गई तो ये बन जाएंगे क्या? अगर इनको फ्री रेडिकल बनाने की कंडीशन मिल गई तो ये बन जाएंगे ना, क्योंकि स्टेबल है ना। आपको याद है क्या, अगर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है तो वो बॉन्ड आराम से टूटता है ना। अगर कोई स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है तो वो बॉन्ड आराम से टूटता है बच्चों। चलो तो देखो क्या लिखा है, बोथ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल फ्री रेडिकल ड्यू टू रेजोनेंस। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, हमारे पास एक एग्जांपल है, प्रोपीन दिख रहा है, इसको रिएक्शन करवाया मैंने Br2CCl4 एंड Br2 500 डिग्री सेल्सियस। कौन सी कंडीशन फ्री रेडिकल बनाने की है? 500 है ना, सेकंड है ना बच्चों,
है ना, बोलो। देखो बच्चों, फर्स्ट में तो क्या होगा, फर्स्ट वाली रिएक्शन तो बच्चों ये होती है, देखो अभी पढ़ी नहीं है, नेक्स्ट वीक में हमने ये पढ़ना है। ये तो है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये तो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वो अभी हमने पढ़ी नहीं है, उसकी टेंशन ना लो, बता दूंगा मैं आपको। दूसरी वाली रिएक्शन है ना बच्चों, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, ये जो है ना, ये है बोलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होती कैसे है वो थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करें। देखो बच्चों मैकेनिज्म क्या है, सुनो, ये Br है ये 500 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कर सकता हूं? क्या ये समझ में आया, बोलो, आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मान लीजिए इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज तो कर दिया मैंने, अब देखो बच्चों ये है मेरे पास इस तरह से है, फिर देखो बच्चों ये Br फ्री रेडिकल है, क्या ये Br फ्री रेडिकल इस H को हटा सकता है? क्या ये Br फ्री रेडिकल इस H को हटा देगा? हटाने के बाद आपको मिल गया HBr और ये मिल गया बच्चों, क्या क्या मिल गया बच्चों। अब मुझे बताओ इस फ्री रेडिकल के साथ क्या जो दूसरा Br फ्री रेडिकल बैठा है वो कंबाइंड हो जाएगा क्या? दूसरा Br फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो कंबाइंड होगा तो बोलो बच्चों ये मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या, बोलो बच्चों। अब बताओ बच्चों, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन AgF के साथ करवा दूं, ये जो कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड ध्यान से सुनना, ये वाला जो कंपाउंड बना अगर मैं इसकी रिएक्शन AgF के साथ करवा दूं तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? Br हटेगा, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है, यहाँ देगा, ये स्वार्ट रिएक्शन है, ये स्वार्ट रिएक्शन है बच्चों, है, बोलो, याद आ गया, पढ़ा था, बोलो बच्चों, पढ़ा था ना, स्वार्ट एंड फिंकलस्टीन, ये दो पढ़ाई थी, दो पढ़ाई थी बच्चों। सौरभ पटवा, पटवा जी क्लास का टाइमिंग क्या है? सौरभ पटवा, पटवा जी सुन रहे हो क्या? हाँ भैया, अगला देखो, अगले में क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों बताओ, कहां से है हटाऊं बच्चों और कहां ब्रोमीन जोड़ू, बोलो बच्चों, CH2 से हटाऊं, है ना, और यहां जोड़ दूंगा, यहां ऐसा किया मैंने, ऐसा हो गया। क्या बोलो बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? है बच्चों, समझ में आया, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कंफर्म। अच्छा, एक चीज बताओ बच्चों, ये जब आपका कंपाउंड बना होगा तो इस कंपाउंड के बनने में ये पहले फ्री रेडिकल बना होगा ना बच्चों, बोलो, ये वाला फ्री रेडिकल बना कि नहीं बना, बना है क्या? ये तो फ्री रेडिकल बना है बच्चों, अरे यही तो एलाइलिक है। अब देखो बच्चा, ऐसा हो सकता है क्या कि ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा हो जाता है मान लीजिए, ठीक है ना, तो ऐसा होने पर मुझे बताओ क्या ऐसा मिला हमें? ये समझ में आया? अरे बोलो बच्चों समझ में आया? अब बताओ, अगर मैं Br फ्री रेडिकल को यहां जोड़ू, जोड़ सकता हूं, तो जोड़ने पर क्या मुझे
ये मिल जाएगा। बोलो अब बताओ, क्या इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है? क्या इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है बच्चों? सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ना? पॉसिबल है बच्चों। तो देखो, दो तो इसके बन सकते हैं और दो इसके बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते बच्चों, बताओ। बोलो, बन सकते हैं? वापिस सुन लो। देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड था, इसके रेस्पेक्ट ये वाला कार्बन हमारा एलाइलिक है, इसके एच को हटाया और यहाँ बी आर लगा दिया। समझ में आया? बोलो बच्चों। अब इसमें कायरल कार्बन आ रहा है ना, ये कायरल कार्बन आ रहा है ना बच्चों। अगर कायरल कार्बन आ रहा है, दो बन गए, एक डी बन गया, एक एल बन गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे यह बोलूं, देखो यहां बन गए दो, कौन कौन सी, ई एंड एल बन गए, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। बोलो, अगर अल्टरनेट है तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस होने से जो फ्री रेडिकल बीच में था वो किनारे की तरफ शिफ्ट हो गया, वो किनारे की तरफ शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने के बाद अब यार फ्री रेडिकल अटैच हो गया। अब बताओ, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रेजोनेंस हो सकता है, सॉरी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई हो सकती है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ क्या बने, यहाँ जो दो बने वो कौन कौन से बने? सिस एंड ट्रांस बने। बोलो बच्चों, सिस एंड ट्रांस बने कि नहीं बने? आ गया समझ में? चलिए बच्चों, ये बताओ, हमें ये रिएक्शन करवानी है, CH3CHCl2, क्लोरीन है 27 डिग्री सेल्सियस पर, और क्लोरीन है H न्यू या क्लोरीन 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो कौन सी रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी? सेकंड में होगी ना? इतना सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट में तो देखो बच्चों क्या होगा, फर्स्ट में तो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या? एक Cl यहां जुड़ गया, एक Cl यहां जुड़ गया बच्चों, ठीक है ना? सेकंड में देखो बच्चों क्या होगा, सेकंड वाली कंडीशन में CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया बच्चों। अरे समझ में आया? आया बच्चों? चलो अब आओ बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों, तो हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, इसका मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एलाइलिक हो जाएगा बच्चों। ये देखो, ये sp3 कार्बन है बच्चों, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने से ये प्रोडक्ट बन सकता है बच्चों आपका, सॉरी ये हो गया। अब बच्चों बताओ, अगले में बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं अगले में, ठीक है, तो अगले में किस पे होगा? इस कार्बन से H हटेगा या नीचे वाले से हटेगा? ऊपर वाले से या नीचे वाले से? बोलो बच्चों, कहां से हटाएं? ऊपर वाले से क्यों हटा रहे हैं बच्चों, बताओ? ऊपर वाले से क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि देखो वहां से हटाने पे कौन सा डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है? 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है? कहीं रटने की जरूरत नहीं है ना? तो देखो बच्चों सुनो, ये देखिए, ये हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया बच्चों। देखो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये CH3 और ये Br। एक काम करता हूं बेटा, इसमें से मैं A के डबल बॉन्ड हटा देता हूं एक बार, ठीक है। चलिए अब अगले में बताओ बच्चों, अगले में Br को जोड़ना है, कहां पे जोड़ू, किस कार्बन पर? CH2 पे या CH3 पे? इस पे जोड़ेंगे, CH2 पे ना। ये देखो बच्चों, ये लो, क्या समझ पा रहे हो आप? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, है ना? चलिए बच्चों अब आओ, ये बच्चों हमारे पास है टोलुइन, है बच्चों, ये है टोलुइन, ठीक है ना?
अब इस टोलुइन को हमें रिएक्शन करवाना है Br एंड H न्यू। तो बोलो बच्चों Br और H न्यू है तो रिएक्शन कहाँ होगी, CH3 पे होगी या बेंजीनिंग में होगी? बताओ बच्चों, CH3 में होगी या बेंजीनिंग में होगी? CH3 पे होगी ना, फ्री रेडिकल है। तो देखो बच्चों यहां से क्या होगा, यहां से हमने बच्चों इस तरह से किया, ये देखो ये मिल गया बच्चों, CH2Br मिल गया। अब देखो बच्चों अगली बार मुझे फिर रिएक्शन करवानी है Br2H न्यू की प्रेजेंस में, फिर कौन क्या हटाओ बोलो बच्चों, फिर क्या हटेगा? अब CH2 से एक H और हट जाएगा, हटा दो, ये लो, देखो बच्चों ये C, ये H, ये Br, ये Br। अच्छा अगली बार में मान लीजिए फिर मुझे रिएक्ट करवाना है, बताओ हटा दूं इसको, ये लो बच्चों हटा दिया क्या? तो बच्चों मेरे पास क्या 3 ब्रोमीन आ गए बच्चों, हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसका KOH के साथ रिएक्शन करवा सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, KOH के साथ रिएक्शन करवा दी तो देखो बच्चों एक Br तो मैंने एक KOH लिया, 2 Br तो 2 KOH लिए, 3 Br तो 3 KOH लिए। समझ में आया? ये बात आपको समझ में आई? अब देखो बेटा यहां से तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे ये बेंजिल एल्कोहल मिल गया। अगली बार देखो बच्चों, मुझे एक बार बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या होगा OH है ना बेटा, एक कार्बन पर बोलो क्या होगी, 2 OH आ गए, जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या मुझे यहां से बेंजल्डिहाइड मिल गया क्या? मिल गया बच्चों, मिल गया। अच्छा अब बताओ अगले वाले को अगर मैं चेक करूं, अगले वाले को अगर अपन चेक करें, बोलो बच्चों यहां से क्या होगा, यहां से निकल जाएगा बच्चों, और यहां से हमें ये मिल जाएगा बच्चों। आया मामला समझ में? ये बात आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई क्या? बोलो बच्चों। अब देखो ये एनसीईआरटी में कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, एनसीईआरटी में आपको घुमाते हैं थोड़ी देर। ये बच्चों ये मैंने कल आपको शायद बोला भी था, है ना, ये सही साला एग्जाम्पल साइट है ना, सेकंड और ये आपका 6। अब क्या आप सेकंड और 6 एग्जाम्पल को कर सकते, सेकंड और 6 एग्जाम्पल को कर सकते हैं? बताओ सेकंड में प्रोडक्ट कहां से बनाओगे, सेकंड में प्रोडक्ट कहां से बनाओगे बच्चों? कंडीशन दिख रही है क्या? एरो पे जो कंडीशन है वो आपको क्या सजेस्ट कर रही है? एरो पे जो कंडीशन लिखी है वो फ्री रेडिकल है ना बच्चों। अब देखो बेटा इसमें क्या मैं ये प्रोडक्ट बनाना पसंद करूंगा, क्या मैं ये प्रोडक्ट बनाना पसंद करूंगा क्या? देखो CH2 ये CH3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ये CH और यहां आ जाएगा Br। आ गया बच्चों? बोलो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ बच्चों? बताओ ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ? बेंजाइलिक हो गया, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। चलिए बच्चों अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे 6th वाला पूछूं, 6th वाला बताओ बच्चों, हीट एंड यूवी लाइट, ये कौन सा है? ये एलाइलिक है बच्चों, है ना, ये एलाइलिक है। कहां जोड़ दूं इसको, कहां जोड़ दूं बच्चों बताओ? देखिए इसको मैं यहां जोड़ दूं क्या, यहां देखो
हो गया बच्चों, चाहे यहां जोड़ो और चाहे यहां जोड़ो, एक ही बात है। क्लियर है क्या? अरे देखो बच्चों, अगर आपने कंडीशन ढंग से पढ़ी है ना तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब बताओ, ये फिफ्थ वाला एग्जाम्पल आप कर सकते हो क्या? फिफ्थ वाला एग्जाम्पल आप कर सकते हो क्या? ये कौन सी मैकेनिज्म है बच्चों? NaI, आई बना रहे हैं आप, बोलो बच्चों। आयोडाइड बना रहे हो, कौन सी मैकेनिज्म हुई? फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन हुई शायद, इसी पेज पे थी कहीं पे, वो शायद बताई थी ना, फिंकलस्टीन पढ़ा दी ना बच्चों, फिंकलस्टीन पढ़ा दी ना। देखो बच्चों, यहां से ये निकल जाएगा, ये निकल गया बच्चों, और हमें ये मिल गया CH3CH2 पाई। अब बताओ बच्चों, चलो ये थर्ड वाला भी कर ही लेते हैं। थर्ड वाला बताओ बच्चों, थर्ड वाले में HCl है, तो ये H प्लस कहां पर टेक करेगा? कौन से करेगा? कौन से OH? दो OH है बच्चों, CH2OH पे करेगा या बेंजीनिंग से जुड़ा उस पे करेगा? बोलो बच्चों, इस पे करेगा, बोलो। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर आपने बेंजीनिंग से डायरेक्ट वाले पे कर दिया ना तो वो तो अनस्टेबल होगा। अगर आप इसका टेक यहां करवाओगे तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना? बोलो बच्चों, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा? बनेगा क्या? बोलो, बनेगा बच्चों? तो यहां से देखो, यहां से आप ये प्रोडक्ट बनाओगे, बनाओगे बच्चों, CH2Cl और OH। हो गया, ये समझ में आया? चलो बच्चों, ये फर्स्ट बचा हुआ है, इसको भी खत्म कर ही लेते हैं। फर्स्ट वाला कैसे करोगे बच्चों, बताओ? क्या निकाल दूंगा? ये क्या निकाल देंगे बच्चों? देखो, आपने इसको ऐसा सीखा था क्या? S डबल बॉन्ड OCl ऐसा सिखाया था। देखो Cl यहां से निकल जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा बच्चों, और हमारा प्रोडक्ट ये मिल गया। ठीक है बच्चों? क्या ये देखो बच्चों, क्या सारे इंटेक्स क्वेश्चन सोल्व नहीं हो गए? देखो बच्चों, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, आप देखिए बच्चों, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका मेजर पार्ट है। 12th के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे मेजर पार्ट है बच्चों। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं आपको एनसीईआरटी बार बार इसीलिए दिखा रहा हूं ना। और एक एक क्वेश्चन, अब देखो बेटा, इसने कहीं पर भी एलाइलिक बेंजाइलिक वर्ड वैसे लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल तो दे रखा है ना। अरे बोलो बच्चों, एग्जाम्पल तो दे रखे है ना, तो अब पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना पढ़े कैसे समझोगे? फिर देखो बच्चों, फिर आपका ये एक रिएक्शन और दिखाता हूं मैं आपको, रुको। बच्चों ये देखो, ये बाइसाइड चेन, ये वाला बाइसाइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना? इसका पेज नंबर है बच्चों आपका 363। पेज नंबर है बच्चों 363, निकालो फटाफट। पेज नंबर है 363, निकालो। क्या मैं ये पढ़ा चुका हूं? क्या ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था? पढ़ाया था ना बच्चों, है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब है ना, इसमें एक क्या होता है, अपने बच्चों उस रिएक्शन में तीन प्रोडक्ट बनाए थे। एक बनाया था बेंजिल एल्कोहल, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड, तीन बनाए थे ना? तीन बनाए थे ना बच्चों अभी थोड़ी देर पहले। अब कई बार क्या होता है, बच्चे को लगता है कि सर हमें एग्जाम में क्या पता लगा कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो बच्चों अब एक बात ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी में जो बना रखा है ना, हम उसी को फॉलो करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन अगर नहीं गिवन है तो, समझ में आ गया? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम क्या बनाएंगे, फिर बेंजल्डिहाइड बनाएंगे ना। ऐसा बच्चों एक बार आईआईटी जेई में क्वेश्चन आ चुका है, जेई मेंस अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। तो बोलो बच्चों, ये हो गया? हो गया बच्चों। गाटरमान कोच मैंने पढ़ा दी, एसाइल क्लोराइड मैंने पढ़ा दिया। देखो बच्चों, पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, है ना? बहुत सारी रिएक्शंस आपकी फटाफट हो रही है बच्चों, है ना?
हो गया, टिक कर लिया आप लोगों ने? चलिए बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज समझाता हूं बच्चों, जो मुझे लगता है कि बच्चा यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है। बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम होती है ना, मुझे जो लग रहा है वो ऐसा, देखो बच्चों सुनो, ये CH3, ठीक है ना? अब बच्चा कहेगा सर आप कभी तो है ना बेंजीनिंग पे रिएक्शन करवा देते हो और कभी आप CH3 पे रिएक्शन करवा देते हो, है ना? लेकिन बेटा मैं जो रिएक्शन करवा रहा हूं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुझे बच्चों ये कंडीशन दी हुई, ध्यान से सुनना मैं जो लिख रहा हूं, ठीक है ना? मैं अगर ऐसा लिख रहा हूं कि मैंने लिखा, देखो बच्चों, Cl2H न्यू, ठीक है, Br2 500 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने लिखा NBS NCS, ठीक है ना, ये लिखा मैंने, या एक चलो मैं और लिख देता हूं SO2Cl2H न्यू, ये कंडीशन लिखी हुई है। तो इस कंडीशन में मैं रिएक्ट कहां करवाऊंगा? मैं बेंजीनिंग पे जाऊंगा या CH3 पे जाऊंगा? अब कंडीशन देख के बताओ बच्चों, क्या कंफ्यूजन होने वाली बात है क्या? क्या कंफ्यूजन होने वाली बात है क्या बच्चों? हमें तो यहाँ जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो मुझे उसने ऐसे लिख दिया क्या कि भैया CH3Cl AlCl3 लिख दिया, उसने मान लीजिए ये लिख दिया Cl2 AlCl3, उसने मान लीजिए ये लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब बताओ बच्चों इस कंडीशन में कहां जाऊंगा? इस कंडीशन में अब मैं बेंजीनिंग पे जाऊंगा? अरे इस कंडीशन में बेंजीनिंग पे जाऊंगा क्या? तो बच्चों इस कंडीशन में या तो मैं ऑर्थो पे जाऊंगा या मैं पैरा पे जाऊंगा। डिफरेंस समझ में आया? जो मेरी बात है क्या वो आपके दिमाग में बैठी? पक्का समझ में आ गया भाई लोगों? गलत तो नहीं करोगे? कई बार बच्चा क्या करता है, कंडीशन होती है फ्री रेडिकल की और वो करवा के आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कंडीशन याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना? चलिए बच्चों, अब आओ बच्चों, देखो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बच्चों सक्सिनिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड को मैंने क्या किया, अमोनिया के साथ हीट किया। तो देखो बच्चों यहाँ से ये वाटर निकल गया, यहाँ से ये वाटर निकल गया। निकलने के बाद जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट बना दिया, ये प्रोडक्ट बन गया बच्चों। ऐसा प्रोडक्ट आपने अभी थोड़े दिन पहले बनाया था, बोलो बच्चों। एक रिएक्शन आया था, एक रिएक्शन आया था अभी थोड़े दिन पहले, आया था क्या? वेरी गुड नैना मदान, नाम बताएगा कोई? गैब्रिल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रिल थैलीमाइड सिंथेसिस आया था ना बच्चों? बेंजीनिंग थी, याद करो, याद है? एनसीईआरटी में दिखाया था आप लोगों को। अब देखो बच्चों सुनो, यहां से ये चटेगा, ठीक है, और इसकी जगह हमें क्या जोड़ना है? Br और Cl जोड़ देना है। H हटाओ, BrCl जोड़ दो। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहां इन दोनों के पास क्या है? फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल, सॉरी फ्री रेडिकल क्या, लोन पेयर है, तो लोन पे रिपल्शन होगा। अरे बोलो बच्चों, लोन पे रिपल्शन होगा। अब मुझे बताओ, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, तो क्लोरीन के दोनों मॉलिक्यूल पर क्या है? दोनों एटम पर क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। लोन पे रिपल्शन होगा। थोड़ी सी अगर इसको सनलाइट मिल गई तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं। तो अब मुझे बताओ, अगली बात अगर मैं इस पे करूं, ये जो मैंने कंपाउंड बनाया, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, ठीक है? तो क्या यहां पर भी लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा? लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा क्या? होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको थोड़ी सी सनलाइट दे दी तो ये भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे क्या?
हो जाएंगे बच्चों। क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो देखो बच्चों, ये फ्री रेडिकल बन गए। बन गया। बोलो बच्चों। तो आपको सिंपली ये बात ध्यान रखना है कि एनबीएस जो है ना, एनबीएस इज ए सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। क्या है बच्चों? एनबीएस इज ए सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। ये एक बात आप दिमाग में फिट कर लो। बाकी इसकी स्ट्रक्चर आपको जरूरत नहीं है, एनबीएस की स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है, फ्री रेडिकल देगा। अब देखो बच्चों सुनो, हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है बच्चों इसके साथ, ठीक है? एनबीएस की इसके साथ रिएक्शन करवानी है। कैसे करवाएंगे बच्चों? एनबीएस क्या देता है? बोलो बच्चों। बीआर फ्री रेडिकल देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस एच को हटा देना चाहिए। बोलो बच्चों। और इसकी जगह बीआर ये आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर इस एच को किसने हटाया, इस एच फ्री रेडिकल को किसने हटाया? तो देखो बेटा, इस एच फ्री रेडिकल को हटाने में ये एक मोटा ताजा फ्री रेडिकल आएगा, दिख रहा है क्या? इसके साथ एच चला जाएगा बच्चों। ये जो एच निकला ना, वो इसके साथ चला जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? अब मैं इतना बड़ा बार बार लिखूं कोई मतलब नहीं है, ठीक है? चलो बच्चों, अब बताओ अगली वाली रिएक्शन में, बताइए बच्चों कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? अगली वाली रिएक्शन में टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? पहले बताओ, एच हटेगा या डी हटेगा? कौन बताएगा? एच हटाऊं या डी हटाऊं? एच हटेगा ना, तो हटा दो। तो एच हटने से देखो बच्चों, हमें एनबीएस है, ये ब्रोमीन आ गया, ये सी एच, ये डी। क्या ये कार्बन कायरल हो गया? क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? तो बोलो दो बन सकते हैं, ई एंड एल बन सकते हैं क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, आपको पता होगा कि इससे आपने ये फ्री रेडिकल बनाया, देखो बच्चों, डी सी एच ये बनाया, रेडिकल बनाया क्या? अरे बोलो बच्चों, ये फ्री रेडिकल बनाया क्या? अब देखो बच्चों, क्या इस फ्री रेडिकल में रेजोनेंस पॉसिबल है? अगर रेजोनेंस हो जाता है, ये वाली पिक्चर बनी। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, इसके साथ बी आर आके अटैच हुआ और हमें ये मिल गया बच्चों। बताओ, क्या इसके रेस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है? अरे बोलो बच्चों, जीआई पॉसिबल है। तो इसके दो और बन गए, सिस और ट्रांस। तो टोटल कितने बन गए? टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए बच्चों? चार बन गए क्या? बन गए। चलो बच्चों, अब बताओ, अगले क्वेश्चन में बताओ कि कहां से हटाऊं। अगले क्वेश्चन में बताओ कि किस से एच हटाऊं। CH3 से हटा दूं? तो देखो बच्चों, CH3 से हटाने पर हमें ये मिल गया। तो एक तो सीधा सीधा ये प्रोडक्ट बना दूं, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये पॉसिबल है? क्या इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये पॉसिबल है क्या? तो देखो बच्चों, यहाँ जीआई पॉसिबल है, तो सिस एंड ट्रांस बन जाएंगे, बन जाएंगे। अगले में देखो, ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएंगे। तो रेजोनेंस में अगर जाएंगे तो देखो बच्चों, ये मिल गया। अब बताओ बच्चों, अगर मैं बी आर फ्री रेडिकल को इससे कनेक्ट कर दूं,
अब बताओ बच्चों, ये कायरल कार्बन आ गया, तो इसके फिर दो बन गए, तो डी एंड एल। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने बच्चों बताओ? 4 बन गए क्या? बन गए बच्चों? बोलो। बन गए। ये शायद क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना? CH3 CH2 ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैं पहले बता चुका हूं आपको, है ना? ये देखो यहाँ पे कहाँ किया था, किया तो था, ये पढ़ा। ये हो गया ना? ये हो गया ना बच्चों? तो इसको तो मैं फिर छोड़ रहा हूं, वही है ना? चलो बच्चों, अब बच्चों बताओ, इसका बताओ, इसमें बताओ कहां से एच हटाऊं? CH2 से हटाऊं क्या? ये देखो बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड, यहां से देखो ये हट गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहां से अगर मैं इसको हटा जोड़ देता हूं सीधा ही, हो गया। अब बच्चों बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है क्या? अरे बोलो बच्चों, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए क्या, CH2 CH, देखिए ये इधर आ जाए, ये, और अब देखो बच्चों, इसमें ऐसा कुछ हो गया। बोलो बच्चों, हो गया है क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, इस पर अगर मैं PR जोड़ दूं, जोड़ सकता हूं? तो जोड़ने पर देखो बच्चों, मुझे ये मिल गया। तो बच्चों बताओ, क्या इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जे पॉसिबल है? क्या इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जे पॉसिबल है? तो देखो बच्चों सुनो, क्या ये होती है बच्चों सिस एंड ट्रांस, बन सकता है। अब बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, कि बच्चों एक तो प्रोडक्ट ये ए बना और एक प्रोडक्ट ये बी बना, प्रोडक्ट ए और बी में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? बताओ बच्चों, ए और बी में से कौन सा बनेगा? बताओ बच्चों। देखो बेटा, जो प्रोडक्ट ए है ना, क्या उसमें रेजोनेंस होगा? प्रोडक्ट ए में क्या रेजोनेंस होगा क्या? प्रोडक्ट बी में होगा क्या? प्रोडक्ट बी में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? चेक करो। अरे प्रोडक्ट बी में रेजोनेंस है क्या? डबल सिंगल डबल देखो अल्टरनेट है, तो पॉसिबल है ना बच्चों? दोनों डबल बॉन्ड अल्टरनेट है क्या? तो समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे, तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है ना, वो बी है। आया समझ में? बोलो बच्चों, रीजन समझ में आ गया? देखो बच्चों, क्या है इसमें बच्चों रेजोनेंस हो रहा है, देखो हो रहा है ना? आ गया समझ में भाई लोगों? अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं आपको, अरे राजवीर कहाँ चला गया तू? वो अपन ने एल्केन की बात की थी बेटा, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? वो अलग था, ये अलग है। उस फंडे को तू यहाँ कहाँ लगा रहा है? वो फोटो एलोजिनेशन में था, ये तो एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड से कर रहे हैं। देखो बच्चों, अब अपन कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट बनता है।
ठीक है ना। तो रिएक्शंस इन विच फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। तो पहली रिएक्शन है बच्चों हुस-डिक्कर रिएक्शन। अब हुस-डिक्कर रिएक्शन क्या होती है, पहले मैं आपको रिएक्शन ही समझाऊंगा, फिर जो इसमें लिखा है पॉइंट मैं अपना आप एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बताओ कि ये जो कंपाउंड है CH3COH, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या है बच्चों? देखो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। इस एसिड को मैंने इस बेस के साथ रिएक्ट करवा सकता हूं, एसिड बेस रिएक्शन होगी बच्चों, और हमें ये मिल गया CH3COOAG मिल गया। तो हमें मिल गया बच्चों, देखो सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बच्चों? बोलो सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इस सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया, इस सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन से। तो देखो बच्चों यहां से निकला ये AgBr, यहां से निकला ये CO2, ठीक है। तो बोलो बच्चों क्या क्या निकल गया? CO2 निकल गया, AgBr निकल गया, और हमें क्या मिल गया? CH3Br मिल गया। समझ में आया? बोलो बच्चों CO2 निकला। अब देखो इसी तरह से देखो बेटा, यहां से फिर ये AgBr निकल गया, ये CO2 निकल गया, और हमें क्या मिल गया? देखो PHCH2Br, है ना, और हमें मिल गया बोलो बच्चों AgBr एंड CO2। आया मामला समझ? अब बच्चों बताओ ये जो CCl4 है ना, ये CCl4 कैसा सॉल्वेंट है? CCl4 कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर है ना बच्चों। नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में फ्री रेडिकल बनते हैं क्या? नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में फ्री रेडिकल बनेंगे ना भाई, नॉन पोलर है तो फ्री रेडिकल बनेगा ना, वो पोलरिटी तो कोज कर ही नहीं सकता भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट तो पोलरिटी तो कोज कर ही नहीं सकता, तो इक्वल डिवाइड कर दे फिर। बोलो बच्चों अब देखो इस रिएक्शन में मैं कह सकता हूं बच्चों, क्या डीकार्बोक्सिलेशन हुआ? क्या डीकार्बोक्सिलेशन हुआ ना? कैसे पता लगा? डीकार्बोक्सिलेशन कहां से हुआ बच्चों? देखो CO2 निकल गई। अब बच्चों इसमें क्या ब्रोमिनेशन हुआ? क्या इसमें ब्रोमिनेशन हुआ बच्चों? ब्रोमीन जुड़ा है ना CH3 के साथ, इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा है क्या बच्चों? जुड़ा है। अच्छा क्या इस रिएक्शन में स्टेप डाउन हुआ? क्या इस रिएक्शन में स्टेप डाउन हुआ? देखो बच्चों CO2 निकल गई तो स्टेप तो डाउन हुआ है ना बच्चों, समझ में आया? अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है? क्या इस रिएक्शन की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोल सकता हूं? अब पढ़ो बच्चों क्या लिखा है। When silver salt of carboxylic acid reacts with bromine in the presence of non-polar solvent like CCl3, then there is decarboxylation and bromination occurs, resulting in the step down reaction. क्या इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें आपके समझ में आ गई क्या? आ गई? अब देखो बच्चों सुनो, इसकी मैं मैकेनिज्म बताता हूं, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, बाकी फंडा समझ में आ गया क्या करना है? फंडा समझ में आ गया क्या क्या करना है? बोलो। AgBr बनाओगे, CO2 निकाल दोगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों होता क्या है, सबसे पहले बताओ कि ये जो आपके सामने सिल्वर सोल्ट दिख रहा है, तो ये सिल्वर सोल्ट, इसका देखो बच्चों क्या होगा, ये नेगेटिव क्या करेगा मुझे बताओ बच्चों, ये निकल गया क्या? ऐसे निकाल सकता हूं बच्चों मैं, ऐसे निकाल सकता हूं भाई, Ag प्लस है तो ये इसको क्या बना देगा, Ag इसको इंड्यूस करके बना देगा माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा क्या बच्चों? अब देखो हमें ये मिल गया, यहां से ये AgBr निकल गया, निकलने के बाद ये आगे पिक्चर,
अब बच्चों मैंने इनके ऊपर बहुत सारी टिक्कियां लगा दी है ना। अब बताओ टिक्की लगाने का मतलब समझ में आया? अरे टिक्की लगाने का मतलब समझ में आया? इनके बीच में क्या हो रहा है? लोन पे रिपल्शन। अब लोन पे रिपल्शन है, और आपको पता होगा बच्चों हमने क्या ले रखा है, CCl4 ले रखा है ना। तो CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वो क्या करेगा बच्चों, कौन सा क्लीवेज करेगा? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना पड़ेगा ना फिर इसको। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो देखो बच्चों यहां से क्या क्या बना, Br फ्री रेडिकल, और ये मिल गया क्या, RCO, ये मिल गया बच्चों, मिल गया। क्या ये बात समझ में आई? अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, एकदम सिंपल सी बात है कि ये जो फ्री रेडिकल बना, आपको कभी मैंने ये बताया था कि एक फ्री रेडिकल डीकंपोज होकर दूसरा फ्री रेडिकल बना सकता है, बना सकता है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए, क्या निकल गया बोलो बच्चों? यहां से अगर ये बॉन्ड टूट गया तो क्या निकल गया, CO2। एक रिएक्शन बढ़ाई थी क्या ऐसी जिसमें हम निकाल रहे थे, उस रिएक्शन का नाम बताएंगे आप? उस रिएक्शन का नाम बताएंगे? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था बच्चों, कोल्बे पढ़ाया है ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो बेटा, जो Br रेडिकल पीछे शिफ्ट हुआ ये बना देगा RBr, बन गया। बोलो बच्चों ये समझ में आ गया है क्या? अरे बच्चों समझ में आ गई। बाकी प्रोडक्ट बनाना आसान है, प्रोडक्ट आप आराम से बना सकते हो। देखो बच्चों मैं कह सकता हूं कि above reaction is based upon free radical mechanism, ठीक है ना। ये वाली जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, फ्री रेडिकल। अब देखो बच्चों इसमें एक बात सुनो, होता है क्या है कि अगर मैंने यहां पर आयोडीन की जगह, सॉरी ब्रोमीन की जगह अगर मैंने आयोडीन ले ली ना, तो बच्चों प्रोडक्ट है ना आपका क्या होता है, प्रोडक्ट जो आपका बनना चाहिए था CH3I, बल्कि वो प्रोडक्ट CH3I ना बन के वो बन जाता है CH3COCH3। अब ये कैसे बन गया, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। इस रिएक्शन का नाम है बोलो बच्चों बिंड बॉम्ब सिमोनिनी। इस रिएक्शन का नाम है बिंड बॉम्ब सिमोनिनी, है ना। कैसे होता है देखो बच्चों सुनो, CH3COOAG, ये आयोडीन है बच्चों, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां से ये हट गया और ये निकल गया, निकल गया, ये तो हमने सीखा ही है। तो हमने क्या बना दिया बच्चों, CH3I बना दिया। अब ये बताओ बच्चों CH3I जो है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है क्या? CH3I न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, है बच्चों CH3I? क्योंकि I माइनस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक मेच्योर ग्रुप है। I माइनस एक बहुत अच्छा बड़ा सा मेच्योर है, बोलो बच्चों मेच्योर है क्या? अरे मेच्योर है ना I माइनस। और CH3 क्या करेगा बोलो बच्चों, देखो हुआ क्या कि यहां पर CH3COOAG, इसने बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल दिया, ये न्यूक्लियोफाइल दिया क्या इसने, और ये क्या करेगा बच्चों CH3I, इस पर इसने अटैक करवा दिया, करवा दिया। अटैक करते बच्चों ये निकल गया, और निकलते देखो बच्चों आपको ये प्रोडक्ट मिल, ठीक है ना, ये मिल गया। तो बच्चों आयोडीन के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, वो आपका क्या मिलता है बच्चों, आपको मिलता है एस्टर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों मैकेनिज्म दोनों रिएक्शन की जरूरत नहीं है। आयोडीन का वैसे तो देखो याद रख सकते हो, बाकी एग्जाम में तो नहीं आता, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना।